दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, लेकिन फिर भी वो सऊदी अरब पर इतना डिपेंडेंट क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने के बाद जब एक यूएफसी इवेंट पर आए तो उनके साथ डैना वाइट, इलॉन मस्क और दूसरे बड़े नामों के साथ एक सऊदी आदमी भी था। ये आदमी कौन है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह इसे साथ रखता है? 2020 में इलेक्शन हारने के बावजूद सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर को $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों दी? अमेरिका का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है सिलिकॉन वैली, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर सऊदी अरेबिया है। इवन ट्विटर में इलॉन मस्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी सऊदी अरेबिया है। पर्शियन गल्फ, ईरान, इराक, रेड सी, यमन, दुनिया के सारे बड़े फ्लैश पॉइंट्स सऊदी अरब से ही क्यों कनेक्टेड हैं? मोहम्मद बिन सलमान तो रशिया और चाइना के साथ मिलकर अमेरिकन डॉलर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद होने क्या वाला है? ये एक बहुत पावरफुल नेक्सस बन रहा है जो पूरी दुनिया को ऐसे बदलेगा जिसको अभी तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सका। पिछले कई सालों से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा पावरफुल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन रहा है, जिसमें अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देता था और बदले में सऊदी अरब उसे ऑयल सप्लाई करता था। इन दोनों मुल्कों के बीच इस रिलेशनशिप की शुरुआत हुई 20th सेंचुरी में, जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने फायदे के लिए कोऑपरेट करना शुरू किया। उस वक्त सऊदी अरब एक गरीब मुल्क था जो बाकी दुनिया से कट ऑफ था। इस मुल्क में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज थे और इसकी इकोनॉमी दूसरे मुल्कों से हज और उम्रे के लिए मक्का और मदीना आने वाले मुसलमानों की वजह से चलती थी। लेकिन फिर 1933 में सब कुछ चेंज हो गया, जब उस वक्त के सऊदी किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद ने एक अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट में इस कंपनी को सऊदी अरब में तेल की खोज की इजाजत दी गई। इस कंपनी ने पूरे सऊदी अरब में तेल की खोज शुरू कर दी और फिर फाइनली 5 साल की मुसलसल कोशिश के बाद 1938 में सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड पर मौजूद तहरान शहर के पास ऑयल के बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। इस डिस्कवरी ने रातों रात सऊदी अरब की तकदीर बदल दी। एक रेगिस्तानी गरीब मुल्क अब दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन चुका था। इस ऑयल की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑयल ने दूसरी अमेरिकन कंपनीज जैसे कि शेवरॉन, एक्सॉन और मोबिल के साथ पार्टनरशिप कर ली और इन्होंने मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था अरामको, यानी अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी। अब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, पैसा और एक्सपर्टीज थी और सऊदी अरब के पास ऑयल था, तो इस पार्टनरशिप का दोनों मुल्कों को फायदा होने लगा। सऊदी अरब अपना ऑयल दुनिया को सप्लाई कर रहा था और बदले में अमेरिका सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद कर रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन गया। अमेरिका और उसके एलाइज को ऑयल की कंसिस्टेंट सप्लाई की जरूरत थी ताकि वो उसे अपनी मिलिट्री गाड़ियों, जहाजों और वॉरशिप्स में यूज कर सकें। उस वक्त सऊदी अरब के ये ऑयल रिजर्व्स एलाइड फोर्सेस के लिए बहुत कीमती बन गए और इसी दौरान अमेरिका को ये एहसास हुआ कि मिडिल ईस्टर्न ऑयल की एक्सेस सिर्फ उसके बिजनेस के लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। यही वजह थी कि 1943 में अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सऊदी अरब को अमेरिकन डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी सिलसिले में फरवरी 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद इन पर्सन मिले और इन दोनों के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और बदले में सऊदी अरब इस वॉर में थ्रू आउट अमेरिका और उसके एलाइज को ऑयल सप्लाई करता रहेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 से 1990s के बीच पूरी दुनिया एक कोल्ड वॉर की जद में रही। ये बेसिकली अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक बड़ा इंटेंस राइवलरी का जमाना था। उस टाइम सऊदी अरब सोवियत यूनियन के मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस के खिलाफ अमेरिका का एक की एलाई बन के उभरा। 1970s में अमेरिका और सऊदी अरब के ऑयल रिलेशंस 1973 के ऑयल क्राइसिस में पूरी तरह मुतासिर हुए, जब सऊदी अरब ने जो उस वक्त ओपेक को लीड करता था उसने सारी वेस्टर्न नेशंस पर इसराइल की सपोर्ट करने पर एम्बार्गो लगा दिया। इस ऑयल बैन के नतीजे में सारी ग्लोबल मार्केट्स में एक भूचाल आ गया और सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस बहुत खराब हो गए। इन्हीं रिलेशंस को ठीक करने और ऑयल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने
1974 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की जिसे पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सऊदी अरब ने ये एग्री किया कि वो अब अपना तेल सिर्फ यूएस डॉलर्स में बेचेगा। इसका मतलब ये था कि जिस कंट्री ने भी ऑयल खरीदना होगा उसे पहले अपने पैसों को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे पूरी दुनिया में अमेरिकन करेंसी की डिमांड बहुत बढ़ जानी थी और इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी देगा। इस एग्रीमेंट का पूरी दुनिया पर बहुत असर पड़ा। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया और इसके नतीजे में अमेरिका की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा। सऊदी अरब की अक्लमंदी ये थी कि उसने दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर ली थी और यही वो टाइम था जब सऊदी अरब की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश होना शुरू हो गई। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि सऊदी अरब दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। सऊदी अरब दुनिया के 3 बड़े रीजन्स के बिल्कुल सेंटर में है, अफ्रीका, एशिया और मिडिल ईस्ट के। इसके दोनों तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट समुद्र है और चारों तरफ ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें हर वक्त इंस्टेबिलिटी रहती है। सऊदी अरब की ईस्टर्न साइड पर पर्शियन गल्फ है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन भी यही रहती है। इस एरिया में ईरान, इराक, कतर और यूएई भी शामिल है। तो ये ज्यादातर वो कंट्रीज हैं जिनके अमेरिका के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं। अगर हम ईरान की बात करें तो 1979 से पहले वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त समझा जाता था, लेकिन ये रिलेशनशिप 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद बड़ा ड्रामेटिकली चेंज हो गया और तब से ईरान बार बार ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने की धमकी देता आया है। ये वो पॉइंट है जहाँ से पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई गुजरती है और इसीलिए ये दुनिया के सबसे डेंजरस चोक पॉइंट्स में से एक है। अगर ईरान ने इस पॉइंट को ब्लॉक किया तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाईज दरहम बरहम हो जाएंगी और इसके नतीजे में बहुत सी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाइना और इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी अपना 50% से ज्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। अगर इस एरिया में कोई भी ब्लॉकेज होती है तो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ये दोनों कंट्रीज फिर रशिया या ईरान के पास जाएंगी और इस तरह अमेरिका की मिडिल ईस्ट पर से जियोपॉलिटिकल ग्रिप बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह सऊदी अरब की वेस्टर्न साइड पर आए तो यहाँ रेड सी है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट समंदर जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करता है। पूरी दुनिया का 12% ट्रेड इधर बाबल मंदेब स्ट्रेट से गुजरता है और ये चीज इसे दुनिया का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट बनाती है। अब इस चोक पॉइंट के सबसे करीब जो मुल्क है वो है यमन, जो कि ईरान बैक्ड हौसियों के कंट्रोल में है और ये हौसी यहाँ से गुजरने वाली अमेरिकी और इस्राएली शिप्स को पिछले 1 साल में कई दफा टारगेट कर चुके हैं। तो अगर ईरान या उसके साथी इस चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दें तो दुनिया की इकोनॉमीज में एक भूचाल आ जाएगा। यूरोप और एशिया का ट्रेड पूरी तरह मुतासिर होगा और अमेरिका का इस एरिया में दबदबा बहुत कम हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि दुनिया के 2 बड़े चोक पॉइंट्स उसके बिल्कुल नजदीक हैं। और फिर आखिर में अगर हम सऊदी अरब की नॉर्दर्न साइड पर आए तो वहाँ इराक और जॉर्डन है। तो ऐसे कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटजी में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं, स्पेशली इराक जो कि ईरान और अमेरिका के बीच एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जोन है और यही चीज सऊदी अरब को एक बार फिर बड़ा इम्पोर्टेंट बना देती है। तो ये थी सऊदी अरब की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, लेकिन ये तो सिर्फ एक वजह है जो सऊदी अरब को अमेरिका के लिए इतना इम्पोर्टेंट बनाती है। सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस बहुत डीप है और इसी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अर्ली 1990s और 2000s में, जब इन दोनों मुल्कों के बीच पार्टनरशिप पीक पर पहुंच गई। 1990 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक कर दिया। ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट था क्योंकि इराक की आर्मी अब सऊदी बॉर्डर्स के बिल्कुल पास थी। इसी डर से सऊदी अरब ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रोटेक्ट करो। इसके जवाब में अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च किया और अपने 5 लाख फौजियों को सऊदी अरब और गल्फ रीजन में भेज दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली दफा था कि अमेरिका ने इतने ज्यादा फौजी कहीं डिप्लॉय किए थे। 1991 में गल्फ वॉर शुरू हो गई और अमेरिकन कोएलिशन फोर्सेस ने इराकी आर्मी को पीछे धकेलते हुए कुवैत को आजाद करवा लिया और सऊदी अरब को भी बचा लिया। इस सारे अरसे में अमेरिका ने सऊदी अरब में परमानेंट मिलिट्री बेसिस भी बना ली और इन बेसिस ने फिर आगे चलकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले
किया। लेकिन इस रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी दरार आई 9/11 के बाद, जब कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि 19 में से 15 हाईजैकर्स सऊदी नेशनल्स थे। इसके बाद सऊदी अरब पर उंगलियां उठने लगी, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली इस चीज को हैंडल किया और वॉर ऑन टेरर में पार्टनर बन गए। ये रिलेशनशिप मजीद मजबूत हुआ 2003 में, जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट उल्टाने के लिए इराक पर अटैक किया। अब सऊदी अरब ने इस वॉर को पब्लिकली सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन उसने बिहाइंड द सीन्स अमेरिका के लिए एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया और अमेरिकन आर्मी को अपनी एयर स्पेस के साथ साथ इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। इसी तरह सऊदी अरब ने फाइनेंशियल एड और डिप्लोमेटिक बैकिंग के जरिए सद्दाम हुसैन के बाद आने वाली गवर्नमेंट को सपोर्ट भी किया ताकि वो ईरान के इन्फ्लुएंस में ना चली जाए। लेकिन फिर 2010 के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिलेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो गए। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में अमेरिका और सऊदी रिलेशन बहुत टेंस हो गए। ओबामा गवर्नमेंट सऊदी अरब पर ह्यूमन राइट्स और यमन वॉर जैसे इश्यूज पर क्रिटिसाइज करती रही। इस तरह जब अमेरिका और ईरान ने 2015 में न्यूक्लियर डील की तो सऊदी अरब ने उसे बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, बिकॉज सऊदी अरब इस डील को अपनी सिक्योरिटी के लिए एक खतरा समझता था, बिकॉज ये डील ईरान को मजबूत करने वाली थी, which was its biggest regional rival। लेकिन फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, एंड दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू गेट वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस पॉइंट पर वापस आता हूँ, पर पहले जरा मैं जल्दी से बाइडेन और सऊदी अरब के रिलेशंस को डिस्कस कर लूं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफी खराब हो गए। बाइडेन ने सऊदी अरब के अगेंस्ट बड़ा टफ स्टांस लिया और इवन यमन वॉर में सऊदी अरब की मिलिट्री सपोर्ट भी कम कर दी, और फिर इससे भी एक स्टेप आगे जाकर उन्होंने सऊदी अरब को कुछ स्पेसिफिक हथियारों की सेल भी बंद कर दी और ईरान न्यूक्लियर डील दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश भी की। और फिर जब बाइडेन ने जमाल खशोगी के मर्डर पर सऊदी अरब को एक पराया स्टेट कहा तो दोनों कंट्रीज के रिलेशन शदीद खराब हो गए। अब सऊदी अरब ने अमेरिका से हटकर चाइना और रशिया के साथ रिलेशनशिप मजबूत करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस जीतने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के रिलेशंस में एक बड़ा शिफ्ट आया, बिकॉज पहले भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में ये रिलेशंस बहुत मजबूत हुए थे। ट्रंप जब पहली दफा प्रेसिडेंट बना था तो उसने बहुत से ऐसे डिसीजंस लिए थे जिनसे सऊदी अरब को डायरेक्ट फायदा हुआ था। इन डिसीजंस में एक तो था कि जब कांग्रेस ने सऊदी की मिलिट्री सपोर्ट बंद करने की कोशिश की तो ट्रंप ने उसे वीटो कर दिया। फिर ईरान न्यूक्लियर डील में अमेरिका बैक आउट कर गया और लास्टली अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ $110 बिलियन के हथियारों की डील की, which was the biggest ever US सऊदी आर्म्स डील। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप सऊदी अरब के इतना फेवर में क्यों है? इसका जवाब ये है कि ट्रंप और सऊदी अरब के बीच कुछ ऐसी सीक्रेट फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डील्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ट्रंप ने हमेशा से सऊदी पैसे को वेलकम किया है और बदले में सऊदी अरब को अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत इन्फ्लुएंस मिला है। इसकी एक बहुत क्लियर एग्जांपल है जब नवंबर 2004 में इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक UFC इवेंट में गए तो इस इवेंट में उनके साथ बिजनेस और स्पोर्ट्स के बहुत बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे इलॉन मस्क, डाना वाइट और एक सऊदी आदमी यासिर अल रुमायान। ये यासिर अल रुमायान फाइनेंशियल वर्ल्ड के पावरफुल तरीन लोगों में से एक है। ये सऊदी अरब के $930 बिलियन के वेल्थ फंड के हेड हैं और ये सऊदी फंड टैक्स से लेकर स्पोर्ट्स और इवन डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग इन सब को कंट्रोल करता है। यासिर की इस इवेंट पर प्रेजेंस सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, बल्कि ये इस बात का सबूत थी कि सऊदी अरब के डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल और बिजनेस एम्पायर के साथ डीप कनेक्शंस हैं। एंड दिस इज वेयर जैरेड कुशनर कम्स इनटू द पिक्चर। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनका सबसे करीबी समझा जाने वाला एडवाइजर। ट्रंप की फर्स्ट टर्म के दौरान कुशनर ने सऊदी अरब और अमेरिका के रिलेशंस को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये मोहम्मद बिन सलमान के काफी करीब भी समझे जाते थे। ट्रंप के इलेक्शन हारने के बावजूद कुशनर को सऊदी अरब ने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी और इस इन्वेस्टमेंट पर बहुत से लोगों की कंसर्न्स भी थे, बिकॉज कुशनर का इन्वेस्टमेंट या एसेट मैनेजमेंट में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। इवन कुछ सऊदी ऑफिशियल्स ने इस डिसीजन पर सवाल भी उठाए, लेकिन MBS ने पर्सनली इस फंड ट्रांसफर की इजाजत दी। बहुत से एनालिस्ट्स की राय में ये सिर्फ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी, बल्कि MBS की तरफ से कुशनर की लॉयल्टी का
का इनाम था। कुछ एनालिस्ट्स ने तो ये भी कहा कि ये डील सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की एक कोशिश भी थी। सऊदी अरब पिछले कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता आया है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जब 2016 और 17 के बीच सऊदी लॉबियिस्ट्स ने ट्रंप के टीसी होटल में 500 नाइट्स की बुकिंग की और इसमें तकरीबन 3 से 8 लाख डॉलर्स का खर्चा हुआ। इसी तरह 2022 में सऊदी अरब ने ट्रंप के ही गोल्फ कोर्सेज में लिव गोल्फ टूर्नामेंट भी करवाया। सऊदी इन्वेस्टर्स पिछले कई सालों से ट्रंप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते आए हैं और इसीलिए ट्रंप सऊदी अरब को पसंद करता है और इस चीज का इजहार उसने एक पब्लिक इवेंट में भी किया जब उसने कहा कि सऊदी मेरे से अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, मैं उन्हें नापसंद कैसे कर सकता हूँ, आई लव दैट। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब के एम्बिशंस काफी बड़े हैं। वो पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रहा है और इसके जरिए वो अपना इमेज और रेपुटेशन बेहतर करना चाहता है। आज सऊदी अरब दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स और टीम्स को न सिर्फ स्पॉन्सर करता है बल्कि ओन भी करता है, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड, लिव गोल्फ टूर्नामेंट, फार्मूला 1 में एस्टन मार्टिन की टीम और फिर विमेन टेनिस, MMA, रेसलिंग, साइकिलिंग, ई स्पोर्ट्स और बॉक्सिंग के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को भी सऊदी अरब स्पॉन्सर करता है। इन इन्वेस्टमेंट्स के पीछे गोल ये नहीं होता कि सऊदी अरब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहता है, बल्कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स वॉशिंग होती है। स्पोर्ट्स वॉशिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसके जरिए आप स्पोर्ट्स को यूज करते हुए अपना इमेज बेहतर करते हो और इस स्ट्रेटेजी में सऊदी अरब के लिए अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स सिक्योर कर लिए हैं और इसके जरिए वो अपना एक नया इमेज क्रिएट करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब सिर्फ स्पोर्ट्स को यूज नहीं कर रहा, बल्कि अब वो अपने गोल्स के लिए टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। एक टाइम पर सऊदी अरब ट्विटर में सबसे बड़ा आउटसाइड इन्वेस्टर था आफ्टर इट्स को-फाउंडर जैक डोर्सी और इस इन्वेस्टमेंट का मकसद पैसे कमाना नहीं था, बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ट्विटर को यूज करके अपना नैरेटिव फैलाना चाहती थी और साथ ही में जो लोग सऊदी गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करते हैं उनको ट्रैक भी करना चाहती थी। नाउ सऊदी अरब्स इन्वेस्टमेंट्स इन सिलिकॉन वैली गो बियॉन्ड ट्विटर। 2018 में सऊदी अरब अमेरिकन स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और ये इन्वेस्टमेंट्स मेनली AI, सर्वेलेंस और मीडिया इंडस्ट्री में थी। जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो सऊदी अरब अपना स्टेक मेंटेन करते हुए इलॉन मस्क के बाद दूसरा बड़ा शेयर होल्डर बन गया। इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम्स में सऊदी अरब का सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने वाला है। तो अब असल क्वेश्चन ये है कि ट्रंप के एक बार फिर पावर में वापस आने के बाद सऊदी अरब को और क्या फायदा होने वाला है। असल में सऊदी अरब कुछ बड़ा करना चाहता है। वो अमेरिका के साथ एक फॉर्मल डिफेंस पैक्ट करना चाहता है जिसके थ्रू वो अमेरिका का प्रोटेक्टेड एलाई बन जाएगा, जिसे बचाना हर हाल में अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। आने वाले टाइम में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में सऊदी अरब का रोल और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इतने ज्यादा ऑयल रिजर्व्स और फिर टेक्नोलॉजी, डिफेंस और अमेरिकन गवर्नमेंट में इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स के बाद सऊदी अरब एक की पावर प्लेयर बन चुका है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, ऑयल प्राइसेस फिर भी सिर्फ उसके कंट्रोल में नहीं है। सऊदी अरब ओपेक को लीड करता है और उसके जरिए वो डिसाइड करता है कि तेल की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। अगर सऊदी अरब अपनी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दे तो ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में ऊपर चली जाती हैं। इसका मतलब है कि बेशक अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, मगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए वो सऊदी अरब पर डिपेंडेंट है। और ये चीज 2022 में रशिया के यूक्रेन पर अटैक के बाद बहुत क्लियर हो गई, जब ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गईं और अमेरिका को फिर सऊदी अरब को मनाना पड़ा कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करे ताकि मार्केट स्टेबल हो। सो जो मर्जी हो जाए, अमेरिका के लिए फिलहाल सऊदी अरब बहुत जरूरी है। लेट्स सी कि ट्रंप के वापस आने से क्या मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आती है या कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें और टॉपिक्स भी सजेस्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।